नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप बात करेंगे आज यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में यूपी के जो यहां पर चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी, कांग्रेस और बसपा अब अपना दमखम दिखाने की यहां पर कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जनता का साथ यहां पर किसे मिलेगा। कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरा जाए, लेकिन यहां पर अनबन की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है और यह भी दावा किया जा रहा था यहां पर कुछ नेताओं की तरफ से, क्योंकि सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। यहां पर एक पूरी रणनीति बनाई गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस उपचुनाव में जनता किसके साथ है, यह बड़ा सवाल है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे और खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका तारुफ करा रहे हैं। मेरे साथ राकेश अहिर सपा नेता जुड़ रहे हैं, सपा का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राकेश अहिर जी आपसे ही है, क्या कुछ रणनीति है आपकी, कैसे बीजेपी को रोकने में आप कामयाब होंगे और कैसे जनता का समर्थन हासिल करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद बिलास जी। जनता का विश्वास हम लोगों को 2024 के चुनाव में मिल गया है। ये देश की जनता ने हमें देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का गुरूर भी तोड़ा है। अयोध्या जैसे तमाम, सुल्तानपुर जैसे तमाम ऐसे सीटों पे समाजवादी पार्टी को जनता ने समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर केंद्रीय मंत्री को हराया है। और भाजपा की जो नियत और नीति है, दोनों जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ नफरत करने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग नहीं। काम सिर्फ अखिलेश यादव करने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के लोग करने वाले, क्योंकि सेंट्रल के 11 साल होने जा रहे हैं। इनको भी बड़े बखूबी से जनता ने देखा कि 2014 में जो 55 लाख विश्व बैंक का कर्ज था, आज 2024 में 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। तो ये जनता जान रही है। और डीजल पेट्रोल का बेतहाशा जो महंगाई है और जो किसान डीएपी की लाइन लगा रहे हैं और 5 किलो की बोरी में कम कर दिए गए हैं और बिजली की बढ़ोतरी की जा रही है, लगातार स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों के जेबे में डकैती कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे स्पष्ट है। और मलिक जी, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला के इसलिए दंगा करवा दी बहराइच में कि जो ध्रुवीकरण है उसको करके किसी तरीके से हम चुनाव जीत जाएं, क्योंकि ये सारे मुद्दे पे, अभी रोजगार के मुद्दे पे ये विफल थे, ये शिक्षा के मुद्दे पे विफल है, ये महंगाई के मुद्दे पे विफल है, ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे विफल है। कौन नहीं जानता है कि लखनऊ में एक महिला के साथ 14 वर्षीय निषाद की बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या निर्मम कर दी गई। और वहीं एक अमन गौतम है चिन्हट की, जिनकी पुलिस कस्टडी में पीट पीट की मृत्यु हो गई। बताइए, महिला दरोगा या महिला सिपाही जब सुरक्षित नहीं है, वो करवा चौथ मना के जा रही है, उनके साथ चैन स्नैचिंग और घटना तरह के हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितना उत्तर प्रदेश में इकबाल बुलंद है। लेकिन सर कुछ नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं राकेश जी कि सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जैसा दावा ये भी किया जा रहा था कि कांग्रेस और सपा हालांकि गठबंधन के तहत ही चुनावी मैदान में है, क्या सब कुछ ठीक है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सिर्फ टीवी पे दिखाया जा रहा है। क्या कोई कांग्रेस का नेता या प्रवक्ता या कोई ऐसा बयान अभी तक कांग्रेस ने जारी किया? क्या हमारे नेता ने ऐसा कोई बयान या समाजवादी पार्टी ने कोई जारी किया? हमारा गठबंधन है, रहेगा। और जो रही सीटों की बात, वो शीर्ष नेतृत्व अभी बैठ के बात चल रही है और उसमें जो है जल्द ही निर्णय और सहमति हो जाएगा। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखना होगा कि वाकई में क्या और किस तरीके से चुनावी मैदान में सपा और कांग्रेस उतरेगी। धनोज कुमार जी, आपने उत्तर प्रदेश के कई चुनाव को बड़े बारीकी से और बड़े करीब से देखा है, आकलन किया है आपने। इस बार जो ये उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव के बाद एक बड़ा चुनाव ही माना जा रहा है यूपी का, जिसका सीधा असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। एक पुराने शेर से मैं शुरू करता हूं।
कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है। धरती खुद ही खा जाती फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। अभी जो बाय इलेक्शन यूपी का सारे नेता ब्लेम करते हैं पीपल का, जनता का, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। अब देखने वाली बात यह है, जो विकास की गंगा की बात करते हैं तो गंगा तो वहीं बहती है, अब उत्तराखंड में चली गई। लेकिन जो गंगा विकास की जो बात करते हैं ना, वो कोई भी सबके दावे खोखले हैं। मैं किसी को यह नहीं कहूंगा कि आपने विकास की गंगा बहा दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए। अगर नौजवान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जलील आज के डेट में नौजवान हो रहे हैं। वो पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उसको नौकरी नहीं है, डिग्री लेकर सुबह माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकलते परीक्षा देने के लिए, कर्ज लाते उनके माँ बाप फिर फॉर्म भरते हैं और वहां से निराशा होती है। वैकेंसी, बेरोजगार है 10 करोड़ और वैकेंसी है 10 लाख। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना, ये 9 करोड़ 9 लाख लोगों का, 90 लाख लोगों का क्या होगा। तो जिम्मेदार कौन है? ऐसा एजेंडा नहीं है। जिम्मेदार कौन है और अब जनता उसका जवाब कैसे देगी? जनता तो देखिए, जनता की तो मजबूरी होती है, क्योंकि जनता को तो वोट देना है। मैं ऐसे जनता का धन्यवाद करता हूं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने मुझसे सवाल किया इसलिए मैंने कहा कि ये जितने भी हमारे पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए यहाँ प्रवक्ता, आप इनसे पूछिए क्या ये 100% प्योर काम किया है क्या? जब इनकी सरकार में राकेश भाई से पूछिए, जब इनकी सरकार थी तो क्या 100% काम किए? और खेमचंद शर्मा जी से पूछ लीजिए कि भाजपा वाले भी योगी आदित्यनाथ जी ने मान लीजिए 100% काम किया क्या? नहीं। अगर आप बीजेपी से पूछेंगे तो हमको एक मौका दीजिए, जो काम रह गया वो हम पूरा करेंगे। जनता तो मौका दे देती है लेकिन काम पूरा नहीं होता सर। काम पूरा करने के लिए जो मैनिफेस्टो है उसको आप स्टाम्प पेपर पे समझिए, लेकिन नेता नहीं समझते। क्या करेंगे? कभी बाहुबली को टिकट दे देते हैं, कभी बाहुबली का सहारा ले लेते हैं, कभी क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम मान लीजिए दंगा फैला देंगे। अभी आप देखिए एक झंडा, मुसलमान का एक झंडा उन्होंने उतारा और उनको गोली मार दिया गया। तो ये कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा। वहां जो अगर मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं तो वो भी भाईचारा उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि एक भी हिंदू मुस्लिम के घर नहीं जा सकता, एक मुस्लिम हिंदू के घर में आ सकता। ये क्या है? ये किसने किया ऐसा काम? ये तमाम पार्टियां जो है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल धनुष कुमार जी हमारे साथ तो बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर में जुड़ेंगे और ये मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि जो सत्ता में होता है जवाबदेही उसी की होती है कि आखिरकार ऐसा माहौल बन क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राकेश जी, अभी धनुष कुमार जी भी ये पूछ रहे थे आपसे कि जब आप सत्ता में होते हैं, जो दावे और वादे किए जाते हैं चुनाव के वक्त, आप उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, विपक्ष में आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूं कि मैं धनुष भाई बताना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा लखनऊ में किस समाजवादी पार्टी का काम दिखता है। 7 साल हो गए, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का एक काम धनुष जी बता देते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी इन्होंने कहा कि शिक्षा को कौन बंद कर रहा है? बहराइच, बाराबंकी, अमेठी के 86, 94, 95 विद्यालय प्राथमिक बंद हो गए। धनुष भाई बताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल बनाया था और 55 लाख लोगों को टैबलेट दिया था, उस समय लैपटॉप दिया था, ई नेटवर्किंग से जोड़ने के लिए, ई शिक्षा से जोड़ने के लिए। और दूसरी बात कि शिक्षा पे इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी, कितने कॉलेज बना दिए। मेडिकल कॉलेज जितने बनाए हैं समाजवादियों ने, क्या ये चालू कर भी पाए? मेरे जिले में जौनपुर जनपद के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिए, भाजपा के मुख्यमंत्री आए और नाम बदल के शिलान्यास करके चले गए। अभी तक उसमें ओपीडी नहीं चालू है। अभी तक उसमें अगर वो मेडिकल कॉलेज चालू होता तो मुझे याद है कि कोरोना में जितनी मौत हुई है शायद उतनी मौत नहीं हो पाती। क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो है ये कैंसर इंस्टीट्यूट कौन बनवाया था? तो नाम बदलने के लोग जो है, और धनुष भाई कह रहे हैं कि सारी पार्टियां और समाजवादी पार्टी काम नहीं करती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतने ज्यादा बेरोजगारी अगर बढ़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हंटर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जहां देश 55 नंबर पे था, आज 105 नंबर पे है। क्या धनुष भाई इससे नहीं सहमत है? बहराइच की दंगा कौन करवाया? क्या भारतीय जनता पार्टी का विधायक का, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सुन रहा था, उनका एक बयान उन्होंने दिया था कि उसमें आधे से ज्यादा लोग नशेड़ी थे।
नशा करके आए थे और गोली जो चली थी उसी ग्रुप में चली थी। राकेश जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी भी जुड़ गए हैं। खेमचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, सवाल ये उठता है कि जब चुनाव का वक्त होता है, दावे और वादे लगातार नेता करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब भूल जाते हैं। उसको लेकर जनता के लिए आपके पास क्या है? देखिए, भूल जाते हैं ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हम लोगों ने युवाओं को एम्पावर किया है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया है, किसानों को एम्पावर किया है, बहनों को एम्पावर किया है। आपने देखा किस तरीके से हम को लखपति दीदी बनाया और हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बहनों को लखपति बनाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। हम लोग हर एक व्यक्ति को एम्पावर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हाथ के कारीगर हैं, विश्वकर्मा योजना के तहत उनको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो दिए जा रहे हैं, सपोर्ट दी जा रही है ताकि वो अपने काम धंधे खड़े कर सकें। केवल रेडी पटरी वालों को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है आज जिसको एम्पावर करने का काम मोदी और योगी सरकार नहीं कर रही है। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू यात्रा में निकल रहे थे किस तरीके से हिंदुओं को डिफेम कर रहे हैं, वो नशेड़ी हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपकी निंदनीय टिप्पणी के लिए मैं आपकी निंदा करता हूँ, आपकी बहाना करता हूँ। आपने हत्यारों को बचाने के लिए अपने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत कहा कि सब जानते हैं गोली किससे चली, गोली कहाँ से चली, क्यों चली, किसने चलाई और मरने वाले कौन थे। अब जब हत्यारों को पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है तो आपको डर हो रहा है। यही लेकिन खेमचंद शर्मा जी क्या ये आप नहीं मानते हैं? राकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता ये प्रशासन की विफलता है? खेमचंद शर्मा जी, ठीक है। राकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, राकेश जी एक एक करके बात कीजिएगा। राकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, ठीक है? राकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश जी ऑपरेशन किया था उसमें आप राकेश जी एक एक करके बात करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता ये प्रशासन की विफलता है? क्या आपको नहीं लगता अगर ये था कि वहां पर एक बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए? हद पार कर दी जिस तरीके से हत्यारों को बचाने के लिए आप शर्म करिए, देश को किस दर्द में ले गए आप। राकेश जी, खेमचंद शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कर नहीं रहा है सर, ठीक है सर, लगातार झूठ बोल रहा है। ठीक है राकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश जी मैं लौटूंगा। खेमचंद शर्मा जी, लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है सर, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है अब ये सब सामने आएगा सर। ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, आपसे मेरा छोटा सा सवाल है सर, क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन की विफलता है? क्या आपको नहीं लगता अगर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी वहां पर कर रखता इस तरह की कोई घटना घटित ना होती? देखिए, प्रशासन में जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने वहां पे प्रॉपर्ली काम नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन सारा प्रशासन पे डाल देना, ऐसे नेता यहाँ बैठ के हत्यारों को बचाने के लिए जो सेलेक्टिव वीडियो डालते हैं कि भाई झंडा, लेकिन सर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सत्ता में आप हैं, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, तो ये व्यवस्था भी दुरुस्त करने का काम भी आपका है सर, किसी और पे नहीं आप इसको टाल सकते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार प्रशासन अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे कर जाता है? अगर पहले से कोई इनपुट था या नहीं था, व्यवस्था तो दुरुस्त करनी होगी सर। माहौल पूरे देश का खराब हो रहा है और फिर सवाल पूछा जाता है आपसे, आप दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर। खेमचंद शर्मा जी, यह बड़ा अहम सवाल है और बड़ी दुखद घटना भी होती है जब इस तरह का कोई कहीं से कोई वाकया सामने निकल कर आता है। जब देश प्रदेश में कहीं पर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम इस तरह का एक जो है घटना निकलकर फिर सामने आती है। पूरे देश में माहौल खराब होने की भी यहां पर बात कही जाती है। लेकिन जब नेताओं से बात की जाती है, नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे पर बात को टाल दिया जाता है। लेकिन अगर वाकई में प्रशासन की वहां पर कमी थी तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जिसकी तरफ से गलती की गई है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार
अगर इस तरह की घटना घटित हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? जो सत्ता है या फिर सत्ता ही नहीं, या फिर यह कहा जाए कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, अगर उनकी तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। अब चुनाव का वक्त है, आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और साथ ही यह भी यहां पर दावा किया जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप जो जैसे लगाए जा रहे हैं उससे सीधा फायदा बीजेपी चुनाव में उठाना चाहती है और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष इस तरह के जो मामले होते हैं उसको तूल देता है, जिसका सीधा फायदा चुनाव में उठाने की यहां पर कोशिश की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो अब चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर किसे कितना जनाधार मिलेगा, यह देखना और समझना होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।